जय जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बीच में है एक महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर में उनका नाम है, पूरे भारत के लोग उन्हें पहचानते हैं। सुषमा अंधिरे जी, डॉक्टर सुषमा अंधिरे जी। आज हम उनसे कुछ आज जो करंट अफेयर चल रहा है, देश की जो वर्तमान स्थिति है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैडम, आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। थैंक यू। जय भीम सभी को। थैंक यू सो मच। हाँ, मैडम, आप सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, इस समय जो कोरोना का संकट चल रहा है और सरकार ने जो मैनेजमेंट किया है, उस मैनेजमेंट में आप संतुष्ट हैं? जिस प्रकार से मजदूर परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, कुछ लोगों की सड़कों पे चलने के कारण उनकी मौत भी हो जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड वैसे तो समूची दुनिया इस महामारी के चलते बहुत ग्रस्त है। तो समूची दुनिया में अलग अलग तरह से गवर्नमेंट अपने तरीके से उसके प्रबंध किए जा रही है। वैसे भारत में कोरोना आया वो काफी देर से आया। उसके कम से कम 4 महीने पहले से वो चाइना वुहान में था। जब चाइना वुहान में उसका पहला प्रकोप हुआ था, तभी हमें थोड़ा सचेत होने की जरूरत थी, पर भारत सरकार तब उतनी सचेत नहीं थी। कोरोना का जो पहला पेशेंट पाया गया भारत में, वो 2 फरवरी को पाया गया और वो केरला में पाया गया। 2 फरवरी को जब पहला पेशेंट पाया गया था, तभी भारत के कांग्रेस के नेता मिस्टर राहुल गांधी, इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और ट्वीट के माध्यम से कहा था कि भारत को चाहिए कि इस बात से सचेत रहे और आने वाली जो बहुत मुश्किल घड़ी है उसके लिए अपने आप को तैयार रखे। लेकिन मुझे यह बात कोट करनी पड़ेगी कि इतना होने के बावजूद हमारी सरकार की जू तक नहीं रहेंगी और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दूसरी बात हो गई, 2 फरवरी के बाद फरवरी पूरा निकल गया। फरवरी में लोग बातें करते रहे कि चाइना में इस तरह से कहर बढ़ गया है, वुहान में कहर बढ़ गया है। फिर मार्च महीना आ गया। 13 मार्च को भारत में कोरोना से पहली मौत हो गई, वो कर्नाटक के कलबुर्गी में हो गई। तब भी भारत को चाहिए था कि भारत सरकार इस पर पुख्ता प्रबंध करे और अपने कुछ ठोस कदम उठाए, पर ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसी वक्त भारत सरकार जो है, जब फरवरी में पहला ट्वीट हुआ था, तब भारत सरकार में बैठी जो बीजेपी है और उनके सारे नेतागण मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में बड़े व्यस्त थे। और जब मार्च में पहला पेशेंट जिसकी मृत्यु हो गई कलबुर्गी में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी ट्रंप से आने के लिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी करने में बड़े मशगूल थे। तो यहाँ के गरीब ना दिखे उसके लिए वो बड़ी दीवार तैयार कर रहे थे। तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो कोरोना को लेकर काफी संजीदगी से सोचे और कोरोना को लेकर अपनी बात रखे। उनके पास समय नहीं था उसके लिए। फिर और एक दौर आया कि अरे भाई आप तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। हम आपको याद दिला दे, मैं यह बातें क्यों बहुत विस्तार से बताई जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अरे सुषमा अंधारे जब देखो तो बीजेपी पर टूट पड़ती है। अरे भैया, हम क्यों टूट पड़ रहे हैं? ये वजह क्या है? ये तो कम से कम समझिए कि इसकी वजह क्या है आखिर। क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो, तो विदाउट प्लानिंग अगर आप लॉकडाउन डिक्लेयर करोगे तो मजदूरों के तो हाल होगे ही होगे। यहाँ से जिस तरह से मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जितने लोग कोरोना से नहीं मर गए फरवरी, मार्च और अप्रैल में, उससे कई ज्यादा लोग अफरा तफरी और एक्सीडेंट में मर गए। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट है और उनका बिल्कुल विदाउट प्लान जो लॉकडाउन जाहिर डिक्लेयर करना था वो था। ये बात यहाँ पर सोचनी पड़ेगी आपको सुरेश भाई कि दिए लगाने को कितना समय लगता है। हर एक के घर में एक आध दिया होगा, स्टेनलेस स्टील का होगा, पीतल का होगा, चांदी का होगा।
हर एक के घर में रुई होगी, कपास होगी, मिट्टी का तेल होगा, माचिस होगी, तो दिया लगाने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। लेकिन 10 मिनट का जो इवेंट है उसके लिए प्रबंध करने के लिए मोदी जी 3 दिन का समय देते हैं भारत की जनता को, 3 दिन का। वही लॉकडाउन डिक्लेयर करने के लिए वो 8 बजे आते हैं, कहते हैं मित्रों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ और मैं लॉकडाउन डिक्लेयर करूंगा, और 12 बजे लॉकडाउन डिक्लेयर होता है। लॉकडाउन के लिए जो शख्सियत 3 घंटे का समय नहीं देती, वही शख्सियत दिए लगाने के इवेंट के लिए 3 दिन का समय देती है। यह इस बात का बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि इस देश में स्थित जो केंद्र सरकार है वो कोरोना को लेकर अब भी संजीदगी से नहीं सोच रही है। एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड इंटरनेशनल फ्लाइट को जिस तरह से रोकना था वो नहीं रोका गया। इंटरनेशनल फ्लाइट को अगर आप तभी रोक लेते जबकि फरवरी में चल रहा था तो शायद यहाँ पेशेंट्स बढ़ते ही नहीं। हमारे अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट दिख रहे, क्यों दिख रहे महाराष्ट्र में पेशेंट? बिकॉज महाराष्ट्र इज द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ कंट्री। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और इंटरनेशनल फ्लाइट का भी बहुत ज्यादा आना जाना है। अगर आप पहले ही दुबई से आने वाली पूरी फ्लाइट रुकवाते, तो चाइना से आने वाली फ्लाइट रुकवाते, तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही आप अगर स्क्रीनिंग का प्रबंध अगर फरवरी में ही करते तो शायद आज जो गांव देहातों में जो पहला पहुंचा हुआ कोरोना है वो हालात आज नहीं रहते। और एक बात इसमें सोचने लायक है कि पहले तो आपने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया और उसके 3 दिन पश्चात कह रहे कि हम बस छोड़ेंगे। ये कहाँ की बात है? महाराष्ट्र में जो पेशेंट महाराष्ट्र के मराठवाड़ा उमरगा में पाया गया, वो जो बस पानीपत से निकली थी उस बस से आया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। या और एक बात सोचने वाली है, जब आपके पास 10 पेशेंट थे तब आपने लोगों को शिफ्टिंग का समय नहीं दिया। जिस तरह से दिए लगाने के लिए 3 दिन का समय दिया, वैसे ही अगर लॉकडाउन के पहले समय दिया होता तो लोग अपने अपने इच्छित स्थल पहुंच जाते, जिसे जहां पहुंचना है वहां, पर उतना समय लोगों को नहीं मिला। और फिर दिक्कत ये हुई कि अब जब 1 लाख से ज्यादा पेशेंट बढ़ गए हैं, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि जिसे जहां जाना है वो जाए। मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी अभी भी वो जो कहते हैं ना, वो सपनों की दुनिया, वो ख्वाबों की दुनिया, वो उससे उतर ही नहीं रहे हैं। उन्हें अभी भी वास्तव जीवन का जो परिचय हो वो ठीक तरह से हो ही नहीं रहा है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्हें वो फ्लाइट से आने जाने का प्रबंध कर रहे हैं, और जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनका किराया तक देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट में स्थित उनकी जो बीजेपी की सरकारें हैं वो कहती है कि पीएम केयर फंड में पैसे जमा कीजिए, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि श्रमिकों का बस का किराया हम नहीं देंगे। अरे भैया, अगर आप पीएम केयर फंड में पैसे मांग रहे हो तो आप ही को चाहिए कि आप हमारे बस किराए का भी प्रबंध कर ले। लेकिन हमें जैसे उन्होंने बस राम भरोसे छोड़ा है, चलिए राम पर जाऊंगी तो फिर और जगह पे जाऊंगी। तो आपने जो राम जी की बात बताया ना, मुझे नहीं लगता, आपने उनका जिक्र किया तो मुझे भी याद आ गई अयोध्या की। अयोध्या का जो मामला है, जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका समतलीकरण हो रहा है, उसमें तथागत गौतम बुद्ध की कुछ स्मृतियां नजर आई, कुछ शिल्प कलाकृति नजर आई। उस पर मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, जिन्हें हम बहुजन समाज के नेता कहते हैं, उसमें आप अठवले जी को भी गिन सकते हैं, रामविलास पासवान जी को ले सकते हैं, बहन मायावती जी को भी ले सकते हैं। उदित राज जी ने ट्वीट किया है, उदित राज जी ने कहा है, और भी बहुत सारे नेता जिन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस पर आप क्या क्या देखते हैं कि नेता लोग डरते हैं क्या सच बोलने से? मुझे लगता है कि मुझे उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सी, एवरी लीडर हैज अ राइट टू डू देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इन देयर ओन वे। उन्हें वो पूरा हक बनता है कि वो अपने तरीके से अपनी राजनीति कर ले। और मुझे लगता है कि मुझे ऐसी कोई उनसे उम्मीद भी ना करे, क्योंकि उम्मीद कहाँ से की जाती है? जब आप किसी आइडियोलॉजी से कटिबद्ध होकर काम करते हो। जिस तरह से पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो अब जो हालात चल रहे हैं,
मुझे बड़ी उम्मीद थी कि सपा बसपा बहुत पुख्ता तरीके से बीजेपी को सवाल पूछेंगे, लेकिन बजाय बीजेपी को सवाल पूछने के ये एक अच्छा समय था विपक्ष के तौर पर उन्हें घेरने का, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बसपा उन्हें विरोधक के रूप में बहुत ज्यादा से वो घेर सकती थी, वो वैसे नहीं किया उन्होंने। और रही बात बुद्ध स्थल की, मुझे ऐसे लगता है कि आप चाहे तक्षशिला जाओ या नालंदा, चाहे गया जाओ या अयोध्या, और कहीं भी खुदाई कर लो, आपको बस एक ही आवाज मिलेगी, यहाँ बुद्ध है, यहाँ बुद्ध है, और यहाँ बस बुद्ध ही बुद्ध है। ये बुद्ध की भूमि है, तो बड़ा लाजमी है कि यहाँ पर आप कहीं भी पुरातत्व विभाग से अगर उसकी खुदाई करोगे तो बुद्ध रूप मिलेंगे। हाँ, मुझे एक बात जरूर आपको याद दिला, शायद मैं उसका जिक्र करूं कि 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के ये सारे दौर चल रहे थे और उसी वक्त ओवैसी साहब ने एक कोट कहा था MIM के, और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 एकड़ जमीन हम ऑप्शन में दिलाएंगे, तभी ओवैसी साहब ने कहा था कि बात 5 एकड़ जमीन की नहीं है, बात हमारे इल्म की है। 5 एकड़ जमीन का आप क्या बोल रहे हैं, हम 50 एकड़ जमीन भी खरीद सकते हैं, किंतु हमारा इल्म है कि वहां पर हमारे कुछ श्रद्धा स्थल है, और उस पर बात हुई थी। तभी RPI के नेता मिस्टर रामदास आठवले साहब ने कहा था कि वहां पर बुद्ध का जो है अगर खुदाई करोगे तो आप बुद्ध स्थल पाओगे। लेकिन न जाने क्यों आठवले साहब की इस बात को बड़े ही मजाकिया तौर पर लिया गया। आठवले साहब की बात को अगर तब संजीदगी से कोई लेते तो शायद कुछ होता। 2 साल पहले ही उन्होंने वो कहा था। दूसरी बात कि तब कहने वाले आठवले साहब अब जब सच में वास्तव में वहां पर कुछ बुद्ध अवशेष मिल रहे हैं तो अब एकदम से चुप्पी साधे हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि इस पर बात कौन करेगा। अब मुझे ऐसे लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी सभी बाबा साहब की विचारधारा पर प्रेम करने वाले, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए तमाम भारत के लोगों से कि राजनेता अपनी तरह से अपनी अपनी राजनीति करेंगे। वो अगर इस बात पर बोलते हैं तो चलो अच्छा ही है, स्वागत है उनका, लेकिन अगर वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी भले ही सत्ता में आने के लिए उन्हें 70 साल लगे हो, लेकिन बीजेपी राम के मुद्दे पर बड़ी अड़ी रही। ये एक अटल विचारधारा थी उनकी। ये सोचने लायक बात है। हम भले ही उस विचारधारा के समर्थक नहीं है, किंतु यह बात बड़ी सोचने लायक है कि बीजेपी अपनी विचारधारा पर कितनी अटल थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बुनकर समाज की तादाद होने के बावजूद भी, जो मुस्लिम भाई है हमारे, खासकर मुस्लिम प्रवर्ग में आते हैं, इतने होने के बाद भी बीजेपी ने यूपी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। ये उनकी अपनी एक विचारधारा थी, ठीक है। क्या इसी तरह से हम अपनी विचारधारा से जुड़कर रह सकते हैं क्या, कि चाहे कुछ भी हो, अगर इफ वी आर डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लास पीपल, देन वी विल आल्सो बैन फॉर द अपर कास्ट पीपल। बिल्कुल। क्या हम इस तरह से कुछ अटल रह सकते हैं हमारे बातों पर हम नहीं रह पाए। जिस तरह से बीजेपी अपनी विचारधारा पर अटल थी, उस तरह से हम अपनी विचारधारा पर अटल रहे हैं क्या, आप परीक्षण कीजिए। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे भैया ये बहुत बोलती है, हर बार हम ही क्यों दुश्मनी उठता, हम ही क्यों बोलते रहे। तो इतनी सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि इन सभी पर अगर अयोध्या की बात करनी है तो हम पूरे भारत की जनता को अपील करना चाहेंगे कि क्या हम यूनेस्को को इस माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं। सभी लोग, हम अगर सभी लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा मेल, ज्यादा से ज्यादा संदेश पत्र, ज्यादा से ज्यादा अपील अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट और यूनेस्को को अगर करेंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। बिकॉज वी हैव नॉट अ पॉलिटिकल वॉइस इन पार्लियामेंट। सॉरी, ये बड़ी पार्लियामेंट में जो हमारा वॉइस है वो अभी नहीं है।
आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।